गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण के पाठ 1 का आगे से पढ़ेंगे। कल मैंने आपको पेज नंबर 7 तक पढ़ाया था। आज मैं आपको आगे पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि अगला हमारा शीर्षक है संपर्क भाषा। तो बच्चों, संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा वो होती है जो हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो होती है हमारी संपर्क भाषा। क्योंकि संपर्क भाषा जो है वो दो देशों के बीच में या अपने देश में एक पुल का काम करती है, जिससे कि हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर अंग्रेज़ी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि अपने भारत देश के विभिन्न भाषाओं के बीच जो अलग अलग अगर हम राज्यों में जाते हैं तो वहाँ पर अब आजकल संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है, अर्थात हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये अब दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। तो आप ये मानिए कि इसका प्रयोग जो है लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। तो जनसंपर्क की भाषा के रूप में हिंदी ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा इसका जो है वो निरंतर विकास हो रहा है। तो इस प्रकार हिंदी को ही विश्व की संपर्क भाषा का जो है वो दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रयोग हिंदी भाषा का किया जाता है विचारों के आदान प्रदान के लिए। उसके बाद हम आगे चलें, ये है मानक भाषा वर्तनी। अब मानक भाषा वर्तनी क्या होती है? मानक भाषा वर्तनी वो होती है जो हमारे समाज के जो सुशिक्षित और विद्वान व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो भाषा का व्याकरण सम्मत रूप है, जिसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान रखा जाता है, वो कहलाता है आपका मानक भाषा। अब बच्चों, ये क्या होता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं। भारत बहुत विशाल देश है, इसमें जो विभिन्न क्षेत्र हैं तो उसके प्रभाव के कारण इसके मौखिक और लिखित रूप में जो है वो अंतर आ जाता है, इसके शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है, और जबकि वाक्य विन्यास में भी लगातार अंतर आ जाता है। इस निरंतर विकास और प्रसार के कारण ही आप देखिए हिंदी के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कोई किसी शब्द को किस तरह से बोलता है और अन्य व्यक्ति जो है, अन्य क्षेत्र का व्यक्ति उसी शब्द को, उस वर्तनी को किसी और तरह से बोलता है। तो इस प्रकार भाषा को लेकर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी स्थिति को दूर करने के लिए हमें मानक वर्तनी की आवश्यकता होती है। तो हिंदी की जो मानक वर्तनी है वो भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने निर्धारित कर रखी है, जिसका प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं। तो ये है हमारी मानक भाषा वर्तनी, जो कि सरकार के द्वारा एक नियोजित या एक वर्तनी निर्धारित की गई है और सभी के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है, वो होती है आपकी मानक वर्तनी। उसके बाद आता है आपका मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं। अब आपने ये पहले भी पढ़ा है कि कुल 22 भारतीय भाषाओं को जो है का उल्लेख किया गया है इसमें, जिनको मान्यता प्राप्त है, जिसके नाम आपकी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिसमें असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, मतलब हिंदी को मिला के 22 भारतीय भाषाएं जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। इनको भारतीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं नीचे, वो आपको स्वयं अपने आप पढ़ने हैं। अब हम आते हैं इसमें बोली क्या होती है? बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली एक भाषा होती है। और आप ये देखिए, बोली का जो दायरा है वो बहुत सीमित होता है, यानी लगभग 5-10 किलोमीटर के तक दूर जाते ही उसका रूप जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। बहुत ज़्यादा
बदला हुआ नहीं होता है, पर थोड़ा थोड़ा बदला हुआ होता है। अब आप अलवर में रहते हैं तो यहीं की ले लीजिए कि प्रॉपर सिटी में जो है वो हिंदी बोली जाती है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही 5-10 किलोमीटर आगे जाते ही अपना एक जो वहाँ की जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, वहाँ की बोली, जो वहाँ के रहने वाले हैं निवासी, उनकी भाषा में, उनकी वर्तनी में फ़र्क आ जाता है। तो और हालांकि बोली में बहुत ज़्यादा साहित्य की रचना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कवि ऐसे हैं, बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने बोली में भी साहित्य की रचना की हुई है। जैसे कि ब्रज भाषा में सूरदास का सूरसागर, तो उन्होंने ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है। विद्यापति की ये पदावली है जो वो मैथिली भाषा में है। तो इस प्रकार जो है बहुत ज़्यादा बोली में किसी साहित्य की रचना नहीं हुई है, पर थोड़ी बहुत जो भी हुई है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार हिंदी भाषा में सम्मिलित बोलियों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। तो ये आपके विभिन्न वर्ग दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं लिपि। जो भाषा आप बोलते हैं यानी तो उसके लिए कुछ ध्वनि चिन्ह अंकित किए गए हैं और उनके लिखने की जो विधि होती है उसी को लिपि कहा जाता है। क्योंकि हर समय आप अपनी बात को मौखिक रूप से नहीं समझा सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लिखित भाषा में भी अपनी बात को समझाना होता है। तो इसके लिए मनुष्य को ध्वनियों के लिए जो ध्वनियाँ वो बोलता था उसको एक चिन्ह देने की ज़रूरत पड़ी, तो उसी के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये आप पढ़ चुके हैं, और इसका विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। और ब्राह्मी लिपि बहुत ही प्राचीन है, जिससे बांग्ला, गुजराती और आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। आपकी बुक में भाषा और लिपियों के उदाहरण दिए गए हैं, ये आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें एक होता है व्याकरण। अब व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्याकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि व्याकरण जो है वो भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। इसमें सिर्फ व्याकरण ही ये आकलन करता है किसी भी ध्वनि या शब्द का उच्चारण ठीक है या नहीं, कोई भी वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। तो हमें जब तक व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भाषा को शुद्ध रूप से ना तो बोल सकते हैं और ना ही उसको लिख सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं। इसलिए व्याकरण के द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग की हमें जानकारी होती है। अब समय समय पर व्याकरण के नियम भी परिवर्तित होते रहते हैं क्योंकि भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। अब हिंदी भाषा में ही देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका रचना जो है वो धीरे धीरे बदल रही है। तो इस प्रकार, लेकिन ये हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? व्याकरण के द्वारा ही। व्याकरण के अंग कौन से होते हैं? वर्ण विचार, जिसमें वर्णों की रचना आती है, उच्चारण, वर्गीकरण, इनका ज्ञान होता है। शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, रचना और उच्चारण, वर्गीकरण, प्रयोग। और वाक्य रचना में, वाक्य विचार में वाक्यों की रचना, वर्गीकरण, प्रयोग आदि का ज्ञान। ये आपके अगले चैप्टर में आएगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद आता है साहित्य। साहित्य क्या होता है? किसी भाषा में संचित उपयोगी ज्ञान को साहित्य कहते हैं। क्योंकि अगर हमें अपने धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है तो इसके लिए हमें एक लिखित रूप की आवश्यकता होती है। तो इसी जो भाषा में जो ज्ञान संचित होता है उसी को साहित्य कहा जाता है। इसी के द्वारा, और जो इसकी भाषा होती है वो शुद्ध होती है, व्याकरण सम्मत होती है, और इसको आगे आने वाली पीढ़ियों को धरोहर के रूप में सौंपा जाता है। इसके दो रूप होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब गद्य साहित्य वो होता है जिसमें भाषा बहुत ही सरल होती है, साधारण होती है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। या लाइक आपकी किताबों में छपने वाली कहानियाँ हैं वो सब गद्य साहित्य के अंदर आती हैं। वो आपको आराम से समझ में आ जाता है क्योंकि इनकी भाषा बहुत ही सरल होती है, बहुत ही सिंपल होती है। तो इसमें निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, आत्मकथा, जीवनी आदि इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें लेखक के नाम दिए गए हैं जिन्होंने अपने, ये प्रमुख साहित्यकार है जिन्होंने
साहित्य की रचना की है। उसके बाद आता है पद्य साहित्य। इसके अंतर्गत काव्य आता है। हालांकि गद्य साहित्य में किसी भी तुक, लय, अलंकार आदि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, सिर्फ वाक्यों को देखा जाता है। लेकिन पद्य साहित्य में लय, तुक, छंद, अलंकार इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इस जो कविताएं होती हैं वो पद्य में ही लिखी जाती हैं। इसके भी अनेक रूप होते हैं, ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसमें महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, नाट्य काव्य, स्फुट कविता, मुक्त काव्य आदि आते हैं। अब इसमें कवियों के उदाहरण दिए हैं, जिसमें कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रहीमदास, रसखान, मीराबाई, इन्होंने बहुत सारे पद्य साहित्य की अपनी रचना की है। अब नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं, जिसमें कि बताया गया है पूरे इस चैप्टर का कि क्या सार है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। इसके 2 रूप है, मौखिक और लिखित। 4 कौशल है, वाचन, श्रवण, लेखन एवं पठन कौशल। और संवैधानिक रूप से भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की सरकारी कामकाज की भाषा यानी कि राजभाषा है। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में बहुत तेजी से विकसित हो रही है। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 15 सितंबर को प्रतिवर्ष, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर 15 सितंबर नहीं है, यहाँ पर 14 सितंबर है, ये रॉन्ग है आपका, तो यहाँ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 14 है। और भाषा का परिनिष्ठित मानक रूप मानक भाषा कहलाता है। तो इस प्रकार जो भी है इसमें बहुत सिंपल वे में, बहुत सरल भाषा में आपको इसका सार दिया गया है। आप इसको पढ़िए, ये जो मैंने आपको समझाया है सिर्फ समझने के लिए है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, इन क्वेश्चंस को आपको अपने आप करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। आप कल वाला वीडियो भी और आज वाला भी जो मैंने आपको डाला है आपके लिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं। थैंक यू वेरी मच।